नमस्ते दोस्तों, अभिज्ञा पाठशाला पर आपका स्वागत है। और बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह बताते हुए कि अभिज्ञा पाठशाला का खुद का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। आप प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां के माध्यम से अर्थात प्ले स्टोर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमारे द्वारा जो पढ़ाई जा रही कक्षाएँ हैं, क्लासेज हैं, उनको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा कक्षा 10th अर्थात क्लास 10 से शुरुआत करते हैं और वो भी एसएसटी का पहला चैप्टर है ना। पहले चैप्टर में भूगोल लेके चलते हैं, समझिएगा ना, भूगोल को लेके चलते हैं और उसमें समझिए किस तरीके से आपके भविष्य निर्माण में एसएसटी काम में आती है। जो लोग यूपी टॉप करते हैं या अन्य बोर्डों को टॉप करते हैं उनके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि वो सभी विषयों को समान रूप से समय दें, समान रूप से उन्हें अर्जित करें। अगर आप समान विषयों पर, सभी विषयों पर कार्य नहीं करेंगे तो आप अच्छे नंबर कभी प्राप्त नहीं कर सकते, आप एक उच्च स्कोर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो तकनीकी और गैर तकनीकी चीज़ों को हमको सीखना अति आवश्यक हो जाता है। उतने ही नंबर एसएसटी के, उतने ही नंबर हिंदी के, उतने ही अंग्रेजी के, उतने ही मैथ के, ठीक है, उतने ही इंग्लिश के। तो सभी विषयों पर काम करना है। तो शुरुआत करते हैं एसएसटी के प्रथम चैप्टर से, जिसमें भूगोल, भारत समकालीन जैसे करके है, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर के साथ। पहला है टेक्स्ट बुक देखेंगे तो एनसीईआरटी से पूरा डाटा लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी है, क्लास है 10th है, सब्जेक्ट है भूगोल और चैप्टर है 1। चैप्टर नेम है संसाधन एवं विकास और कैटेगरी है क्लास 10th भूगोल नोट्स हिंदी, है ना। देखिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे अपना इंस्टाग्राम जो और आपका टेलीग्राम चैनल है उनके माध्यम से आपको सारी चीज़ मिलती रहेंगी, आप निश्चिंत रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि संसाधन क्या होता है और संसाधन के प्रकार, है ना। संसाधन क्या होता है, संसाधन के प्रकार देखेंगे यहाँ पर तो आप पाएंगे संसाधन शब्द से तात्पर्य, मतलब संसाधन का अर्थ क्या होता है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से है। संसाधन क्या है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा सांस्कृतिक संसाधन। संसाधन वह स्रोत है जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी अति आवश्यक है। मान लीजिए आपके पास, मान लो आपने खेत में देखा होगा कि जो रुई होती है, जो कॉटन होती है, जिससे आपको क्या बनता है, मान लो कॉटन खेत में मिली, खेत में बनी, क्या डायरेक्ट कॉटन को आप यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। कॉटन को फैक्ट्री में ले जाओगे, फैक्ट्री में ले जाके उसका सदुपयोग करोगे, रजाई, गद्दे, ठीक है, कपड़े जो भी बनेंगे, तब आप उसका उपयोग कर पाओगे। तो तकनीकी इम्पोर्टेंट है, कौशल, ठीक है, आपको ये चीज़ होनी चाहिए। तो संसाधन किसे कहते हैं, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक होती हैं, उनका उपयोग करने के लिए आपको तकनीकी ज्ञान अति आवश्यक है। देखिए दूसरा है संसाधनों के प्रकार। यहाँ से देखें संसाधनों के प्रकार। भाई संसाधन हो गया, मनुष्य अपने लिए प्रयोग करता है, वही संसाधन है, लेकिन तकनीकी के माध्यम से उपयोग में लाता है। लोहा है, प्लास्टिक है, ये ऐसे तो ही मिलती है डायरेक्ट आप सोफे पर सो गए। ठीक है, किसी संस्था द्वारा, किसी कंपनी द्वारा इनको निर्मित किया जाता है तकनीकी का प्रयोग करके, है ना। तो ये सभी क्या है, संसाधन हमारे लिए। संसाधन ये सभी, मोबाइल भी संसाधन है, ये पेन भी संसाधन है और मानव भी संसाधन है खुद अपने आप में, ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना। आगे देखिए संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन, मतलब जो पहले से उत्पन्न है, किसी ने पैदा नहीं किया, वो पहले से उत्पन्न है, उन संसाधनों की बात कर रहे हैं जो प्रकृति ने दिए हैं। जैव संसाधन, ऐसे संसाधन जो सजीव अवस्था में है। ठीक है, जैव मीन्स होता है जैविक, मतलब सजीव, सजीव अवस्था में पाए जाते हैं तथा सांस ले सकते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जो मनुष्य, वनस्पतियां, पशु इत्यादि। देखिए आगे ना, मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है, और वनस्पतियां, पशु पक्षी सभी क्या है, जैविक संसाधन है, जैव संसाधन है। ठीक है, वहीं देखें आप
अजैव संसाधन, दूसरे नंबर पे है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन उन संस्थानों, ठीक है, उन संसाधनों को कहते हैं, उन संसाधनों को कहा जाता है जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर चट्टानें, पत्थर, मृदा, जल, वायु, धातु, अधातु, ये सभी क्या हैं? अजैव है, इनमें जीवन नहीं पाया जाता। भाई पत्थर में क्या जीवन पाया जाएगा, ठीक है। तो संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, कौन से? दो प्रकार के, कौन कौन से? एक जैविक, एक अजैविक, एक सजीव, एक निर्जीव। सजीव में जीवन पाया जाता है, वो मूवमेंट कर सकता है, सांस ले सकता है ना, लेकिन निर्जीव चीज़ें ये काम नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकते निर्जीव चीज़ें। मूवमेंट तो चलो कर सकती है ना, लेकिन वो दिक्कत होती है ना, उन चीज़ों को देखिए। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन, कौन कौन से? कौन कौन से? जैविक और अजैविक। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के संसाधनों की। समाप्तता के आधार पर संसाधन, मतलब जो अब समाप्ति की ओर है ना, हमेशा समाप्त भी हो सकते हैं, तो उनके आधार पर देखें कि नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, नवी में से होता है नया, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका फिर से निर्माण किया जा सकता है, जिनका फिर से निर्माण किया जा सकता है। H2O है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा। तो पानी, जल, वायु, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये ऐसी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, ऐसे नवीकरणीय संसाधन है जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पानी एक बार आपने मान लीजिए खर्च कर दिया तो दोबारा से बाष्पीकृत बन के दोबारा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। वायु क्या है? एक बार आपने मुंह में ले ली, दोबारा छोड़ दो तब भी रहेगी, ठीक है। पवन ऊर्जा भी यही है। तो ये चीज़ें बेटा कैसी है? आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय संसाधन में आते हैं ना, नवीकरणीय संसाधन में। अनवीकरणीय संसाधन देखेंगे, अनवीकरण मतलब आ लगा हुआ है, मतलब नया नहीं, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अनवीकरण संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता। एक बार खर्च कर दिया आपने, क्या है, पेट्रोल ली, गाड़ी उड़ा दी, धुआं में उड़ गई, अब धुएं से पेट्रोल नहीं बन सकती, समझ रहे हैं ना। कोयला लिया, जला दिया, अब दोबारा से कोयला नहीं बन सकता। इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। उदाहरण के तौर पर जीवाश्म ईंधन का निर्माण एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। समाप्त हो जाने के बाद यह भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। पेट्रोल जो धरती में मिल रही है, पृथ्वी के गर्भगृह में मिल रही है, वो आपको क्या लगता है तुरंत बन गई होगी? नहीं बनी होगी, है ना, तुरंत नहीं बनी होगी। वो करोड़ों वर्षों पहले जीवाश्म ईंधन द्वारा निर्मित की गई। जैसे कौन कौन से अनवीकरणीयों में आएंगे संसाधन? पेट्रोल, कोयला, ये सारी चीज़ कैसी हैं? ये दोबारा से उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसीलिए भारत सरकार अब अनवीकरणीय जो आपके संसाधन उन पर डिपेंड ना होकर नवीकरणीय संसाधनों पर डिपेंड हो रहा है। सोलर प्लांट जो आपके घर में लाइट लग रही है वो नवीकरणीय के अंतर्गत आती है ना, कभी ना खर्च होने वाली लाइट है, चलाते रहो जब तक सूर्य देवता है तब तक रोशनी मिलती रहेगी। बात समझ में आ रही है? देखो आगे है स्वामित्व के आधार पर, मतलब अब स्वामित्व के आधार पर देखें, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो स्वामित्व के आधार पर देखें तो व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इससे पहले देखो हमने पढ़ाया आपको, इससे पहले पढ़ाए कौन से? समाप्तता के आधार पर संसाधन, ठीक है, समाप्तता के आधार पर संसाधनों का डिवीजन किया, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अब बात कर रहे हैं स्वामित्व के आधार पर। पहले पढ़ाए हमने उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, जैविक, अजैविक, फिर पढ़ाए समाप्तता के आधार पर अनवीकरणीय, नवीकरणीय। अब स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का 4 भागों में वर्गीकृत किया है। स्वामित्व के आधार पर ना, जिसके हम स्वामी, जिसको हमने मालिक है। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है जी? 4 हैं, समुदाय, ठीक है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय।
वह संसाधन जिनका उपयोग व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में किया जाता है व्यक्तिगत संसाधन कहा जाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप बात को, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं? जैसे आपका मकान, निजी चारागाह, आपका अस्पताल, ठीक है, आपकी गाड़ी, ये सभी संसाधन है। किसके? निजी संसाधन है। ठीक है, वह संसाधन जिनका उपयोग व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में किया जाता है वे व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। वहीं देखें सामुदायिक संसाधन, ठीक है, जो सभी के लिए खुले होते हैं, वह संसाधन जो गांवों या शहरों में सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हों सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सामुदायिक पार्क, ठीक है, कोई पार्क बना हुआ है, सामुदायिक चारागाह, किसी भी खेत में पशु चर सकते हैं, सामुदायिक नदियाँ, सामुदायिक अस्पताल, ये सभी क्या हैं? आपके सामुदायिक संसाधन हैं। इसीलिए कहते हैं ना, किसी भी अस्पताल में गुटखा मत थूकिए, है ना। रेलवे स्टेशन कैसा है? आपका सामुदायिक संसाधन है। और बताइए, और भाई बस अड्डा कैसा है? आपका सामुदायिक संसाधन है। आप जो रोडवेज में बैठते हैं वो भी सामुदायिक संसाधन है, कोई भी बैठ सकता है, कोई रोक टोक थोड़े ना है। लेकिन कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग ऐसे होते हैं, गुटखा थूकते हैं, बस में गुटखा थूकते हैं, समझ रहे हैं, स्टेशन में गुटखा थूकेंगे खुले में। और आपका जो बस अड्डा होता है, बस स्टैंड होता है, वहाँ भी थूका थाकी करते हैं। तो आप उसको दूषित करने का प्रयास करते हैं, जबकि जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार सभी का है। आपको क्या मज़ा आता है कि आपकी थूकी गंदगी को कोई दूसरा साफ करे? वो भी तो इंसान है। मान लीजिए, मैंने ऐसा भी देखा है कि रेलवे के जो वॉशरूम होते हैं, टॉयलेट होते हैं, इतने गंदे होते हैं कि दूसरे की गंदगी को आप खुद उसे सफा करते हो। अरे खुद ही जाओ, खुद ही अच्छी तरह सफा कर आओ, तो तुम क्यों करनी पड़ेगी दूसरे की गंदगी आपको सफा? क्यों दूसरे की गंदी चीज़ आपको छूनी पड़ेंगी? भाई कोई तो थूक के गया होगा जिस पे आपका हाथ टच होगा, गंदी होगी, तो दूसरे के थूक से आप हाथ क्यों लगा रहे हैं? आप खुद ही उसे सफा रखिए तो दूसरे अपना सफा रखेंगे। जागृति रखिए। आज अपना देश स्वच्छता के मामले में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें समर्थन कीजिए ना। तो सामुदायिक के जितने भी संसाधन हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सदुपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन जो राष्ट्र की संपदा हैं, जो देश की संपत्ति हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सरकारी जमीन, नदियाँ, तेल उत्पादित क्षेत्र, ये सभी क्या हैं? सरकार की राष्ट्रीय संपत्ति है ना, राष्ट्रीय संपत्ति हैं। आप चाहो गंगा नदी में से एक पाइप निकाल के बहुत बड़ा कि मैं तो अपने घर के लिए स्विमिंग पूल बनाऊंगा, पानी निकालूंगा, नहीं निकाल सकते, तुरंत मुकदमा हो जाएगा, जेल जाओगे। बात समझ में आई? आप चाहो रेल की पटरी को काटूंगा मैं तो मेरे घर के पास होके जा रही है, रात को सोने नहीं देती, आवाज़ होती है, तब भी मुकदमा हो जाओगा, है ना। आप जाओ रोड पर नाचो, बोले मैं किसी बस को नहीं चलने दूंगा, तब भी क्या बेटा आपको पुलिस की कार्रवाई के सामने झुकना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने की आवश्यकता है। वह देखें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तटरेखा से 200 समुद्र मील के बाद खुले महासागर, उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की अनुमति के नहीं किया जा सकता है ना, नहीं किया जा सकता। इनके प्रबंध का अधिकार इन्हीं संस्थाओं को दिया गया है, इन्हीं संस्थाओं को दिया गया है। जैसे आप देखें यहाँ पे तो आप पाएंगे, जैसे अपना ये भारत है ना, अपना ये भारत है, मान लो ये भारत है अपना, है ना, ये वाला ऐसे बना हुआ है। और यहाँ देखें तो यहाँ होती है प्रादेशिक सीमा, ठीक है। फिर होता है आपका बेटा संलग्न क्षेत्र, उसके बाद फिर आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उसके बाद आता है आपका ये समुद्री मील वाली सीमा, है ना। ये यहाँ से 12 मील होती है, और ये जो प्रादेशिक सीमा होती है, संलग्न क्षेत्र जो होता है ये 24 होता है ना, 24, लेकिन प्रादेशिक सीमा से 12 होता है, 12 यहाँ रख लो, 12 और लिया। और जो अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, ये 200 होता है। ये कितना होता है? 200 होता है, 200 होता है। यहाँ तक भारत की सीमा है 200 किलोमीटर तक, लेकिन इसके बाद यहाँ कोई भी जहाज आएगा, यहाँ कोई भी जहाज पानी का आएगा
तो उसे कोई रोक टोक नहीं है, उस पर सभी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नियमों के अनुसार। ऐसा थोड़ा ना कि बम लेके तुम मिसाइल लेके यहाँ पर जहाज लेके आ गए और भारत को नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हो ना। तो ये समस्या होती है। प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उसके बाद पूरा चलता है आर्थिक क्षेत्र के बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र पूरा, ठीक है, खुला समुद्र। आगे देखिए तो आप पाएंगे ये हो गए स्वामित्व के आधार पर। हाँ जी, हमने समझाया आपको, ठीक है, हमने समझाया आपको संसाधन क्या होता है। मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली वे वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। उनको उपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, संस्थाएं होना आवश्यक है, जिसकी फैक्ट्री द्वारा वो निर्मित किया जाता है ताकि आप उसका सदुपयोग कर सकें। वहीं हमने समझाया कि संसाधनों के कुछ प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से थे? उत्पत्ति के आधार आप देखा जैविक और अजैविक। वहीं आपने देखा समाप्तता के आधार पर देखा तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वहीं हमने देखा आपका स्वामित्व के आधार पर तो निजी संसाधन, अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपना जो भी अस्पताल है खुद का, है ना। हालांकि अस्पताल तो सामुदायिक होता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, है ना, उसमें कोई भी आ सकता है। वहीं देखें सामुदायिक संसाधन देखा, अस्पताल, पार्क वगैरह ये सारी सामुदायिक हैं। वहीं देखा आपने राष्ट्रीय संपत्ति, रेलवे लाइन है, ठीक है, और नदियाँ हैं, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। वहीं देखा आपने अंतर्राष्ट्रीय, समुद्र से 200 मील आगे जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। आगे देखिए विकास के आधार पर संसाधनों का विभाजन। विकास के आधार पर संसाधनों का 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। हो सकता है कि आपको कम दिख रहा हो, बड़ा कर लें थोड़ा सा, इतना ही रहेगा शायद, है ना। अभी तकनीकी रूप से हम भी क्या है सक्षम नहीं है, इसलिए हमारे लिए संसाधन नहीं बन पा रहा अभी, है ना। लेकिन संसाधन हमने बना लिया धीरे धीरे ना, तकनीक का प्रयोग करके संसाधन बना लिया है, संसाधन बना लिया है। यहाँ देखें आप, देखिए गायब ही हो गया। आइए देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि विकास के आधार पर भी संसाधनों का हमने विभाजन किया है, ठीक है। विकास के आधार पर संसाधनों का 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा स्वामित्व के आधार पर भी 4 प्रकार के संसाधन आपने देखे थे, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। वहीं देखें अब विकास के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखें गौर से। पाएंगे संभावी संसाधन, संभावी संसाधन कौन से होते हैं, ठीक है। देखें वह संसाधन जो विद्वान हैं, मतलब वर्तमान में हैं, लेकिन उनके प्रयोग की तकनीकी का सही तरीके से विकास ना होने के कारण इनका प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे AI अभी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका प्रयोग करना पहले नहीं आता था, तकनीकी नहीं थी तो इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इसका उपयोग करने लग गए, ठीक है। देखें ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है, समुद्र किनारे गुजरात है तो वहाँ पवन ऊर्जा अच्छी चलेगी। लेकिन इनका प्रयोग पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है, मतलब तकनीकी का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऐसे रिसोर्सों को क्या बोलते हैं, संभावी, मतलब आगे संभावना है, इनका उपयोग कर सकते हैं आगे, ठीक है जी। वहीं देखें आप आगे विकसित संसाधन, वह संसाधन जिनका प्रयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है, ठीक है, मतलब विकसित कर लिए संसाधन हमने, तकनीकी उपलब्ध है एवं उनके प्रयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता, मात्रा निर्धारित की जा चुकी है ना। उनका सर्वेक्षण हो चुका है कि कहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी मात्रा निर्धारित कर दी गई कि इतने संसाधन हैं, और उनकी गुणवत्ता भी चेक कर ली गई, ये हानिकारक नहीं है। विकसित संसाधन कहलाते हैं, तीसरे हैं भंडार, ठीक है, तीसरे हैं भंडार, वह संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तो हैं, लेकिन सही तकनीकी विकसित न होने के कारण इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार कहलाते हैं। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन उपलब्ध है जो कि इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार कहलाते हैं। जैसे वायुमंडल में ना ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है, कौन, वायुमंडल, हाइड्रोजन जो है, लेकिन उसकी
प्रयोग नहीं कर पाए। जर्मनी ने अभी ट्रेन चलाई थी हाइड्रोजन की, ना तो धुआं देगी ना कुछ, केवल पानी पानी आपको मिलेगा, लेकिन सही तकनीकी उपलब्ध ना होने के कारण इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। संचित संसाधन, ठीक है, वह संसाधन जिनके प्रयोग के लिए तकनीकी तो उपलब्ध है लेकिन उनका प्रयोग अभी तक आरंभ नहीं किया गया है तथा वे भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, संचित संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत कई नदियों जल का जो भंडार है, कई नदियों का जल का जो भंडार है, लेकिन उनमें विद्युत उत्पादन अभी तक आरंभ नहीं किया है, भविष्य में इनके प्रयोग की संभावना पूरी है। ठीक है, संचित मतलब संचित रखें, संचित नदी है हमारे पास, हम जब चाहें नदियों के द्वारा बिजली बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बना रहे हैं ना। तो विकास के आधार पर 4 प्रकार के हो गए। अब तक आपने पढ़े कौन, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, ठीक है, और कौन सा पढ़ा था, स्वामित्व हो गया, और कौन सा पढ़ा था, समाप्ता हो गया था, और पढ़ा था संसाधन प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, दूसरा समाप्ता के आधार पर 2 प्रकार के हो गए, समाप्ता के आधार पर 2 प्रकार के, नवीकरणीय अनवीकरणीय, तीसरा पढ़े उत्पत्ति, ये हो गया था, है ना, ये हो गया था, नवीकरणीय हो गया था। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के हो गए थे, अब ये विकास के आधार पर 4 प्रकार के हो गए। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार, ये हो गया स्वामित्व के आधार पर हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, विकास के हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है सतत पोषकीय विकास, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ही पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहता है। ऐसा विकास कीजिए, ऐसा घर बनाइए कि सारे पेड़ों को मत काटिए, कि आने वाली जो आपके बच्चे ऑक्सीजन के लिए तरस जाएं, ठीक है। सारे लोगों को अच्छी तरीके से रखिए, वातावरण स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, तब आप जीने के अधिकारी हैं। आप क्या सारे पेड़ों को काट रहे हैं, धुआं धक्कड़ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो कांच के महल में रहूँगा, मेरा विकास हो गया, लेकिन जो आसपास लोग रह रहे हैं झोपड़पट्टी में, उनका क्या, उनके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं। तो ये जो विकास है आपका, ये विकास नहीं है, ये तो आप समझ लो गर्त में जा रहे हैं। सतत विकास कहते हैं बेटा आधुनिक पर्यावरण जो है उसको ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को क्षति भी ना पहुँचे, नुकसान भी ना पहुँचे, और अपना घर सुंदर बन जाए ना, ये वाला। दूसरा, आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखना है, इसे सतत विकास बोलते हैं। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की, मतलब वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रयोग नहीं करना, अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी होती रहें, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ऐसे उपाय एवं तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है, सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब देखो आप तो मानोगे नहीं, आप तो अपना अच्छा घर बनाओगे, आप तो पेट्रोल डालोगे गाड़ी में, बहुत तेज चलाओगे, तो इसीलिए सरकार और यह सभी लोगों ने, समाज के लोगों ने मिलकर नियोजन प्रक्रिया अपनाई कि गाड़ी की जो स्पीड है वो मोटरसाइकिल 100 सीसी की 100 से ऊपर नहीं जाएगी, है ना, 100 से ऊपर रखिए, नीचे रखिए, ताकि उसका दुरुपयोग ना कर सकें, लिमिटेशन रखिए। फिर भी नहीं मानते हैं तो पुलिस प्रशासन को लगाया गया है, हेलमेट पहनिए। भाई आप भी सरकार की नज़र में संसाधन हैं। मान लो एक आप अच्छे दर्जे के इंजीनियर हो और आपको कुछ हो जाए तो हमारे देश के लिए तो हानि हो गई ना बहुत बड़ी। जैसे अभी APJ अब्दुल कलाम जी का देहांत हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, तो ये लोग धरोहर थे, मानव संसाधन थे हमारे देश के लिए। जब इनका देहांत होता है ऐसे महान पुरुषों का, तो हम लोग रोते हैं, हम लोग अपने एक अमूल्य पूंजी खो बैठते हैं, इसलिए हमको क्या रोना आता है। आगे देखिए बेटा, संसाधन नियोजन कहलाता है। आइए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वावधान में, मतलब उसकी देखरेख में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। राष्ट्राध्यक्ष मतलब अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री वहाँ पर आए, ठीक है, जिन्होंने जो भेजा। वैसे तो राष्ट्राध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति
गरीबी और रोगों से निपटने के लिए किया गया। कौन कौन से इसमें 1992 अपनाए गए रियो डी जेनेरो में? इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। पारस्परिक आवश्यकता है ना, समान हित, सभी के लिए समान हित होना चाहिए। सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार विश्व में सहयोग के द्वारा पर्यावरण को सही करना है, पहली बात। दूसरा, गरीबी को भी हटाना है, जो गरीबी है उसका उन्मूलन करना है, ठीक है। और रोगों से निपटना है, रोगों से भी निपटना है। किसमें कहा गया था? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है। और एजेंडा 21 यहीं पर लागू हुआ था। इसका मतलब है 21वीं सदी में अब ऐसी गलतियां नहीं करनी, ठीक है। 21वीं सदी का मतलब जानते हो आप? 21 मतलब शताब्दी है ना, बोले 21वीं शताब्दी, मान लो ये दे रखा है, मान लो 21वीं शताब्दी लिख दिया हमने, शताब्दी। इसका मतलब होता है 21 शताब्दी में होता 100, मतलब 2100 ईस्वी में अपन जो चल रहे हैं इसमें ध्यान देना है ना। 2100 ईस्वी मतलब 2000 के बाद 21वीं तो चालू हो गई भाई, 21 में हम पढ़ गए। जैसे ही 2001 लगी थी तो तभी हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके थे। और इसका किया था 1992 में। 1900 मतलब 8 साल पहले, 8 साल पहले इन्होंने बना लिया था कि भाई 21वीं शताब्दी में ये प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। एक बात और, भारत के राष्ट्रपिता उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी जी ने, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, व्यक्तियों की आवश्यकता के लिए, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। मतलब हमारे पास संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन कोई लालच कर रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। पेट ही भरने के लिए कुछ नहीं होगा भाई। तुम कितने भी पैसे हजम कर जाओ, कितना भी पिज्ज़ा बर्गर कितना भी अच्छा खा लो, लेकिन आपके पेट की भूख नहीं बुझेगी। और बुझेगी तो केवल एक गिलास पानी से ही बुझ सकती है ना। लेकिन संसाधनों का उपयोग दुरुपयोग कर रहे हो। कोई राज्य तो संसाधन वाला है लेकिन फिर भी गरीब है, और किसी पास संसाधन नहीं है फिर भी अमीर है। तो ये चीज़ें देखेंगे बेटा। भू उपयोग के प्रकार, भू उपयोग के प्रकार, पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा प्रयोग करना ही भू उपयोग कहलाता है। पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा प्रयोग करना ही भू उपयोग कहलाता है। जैसे आप अपने किसी शहर में रह रहे हैं, आपने जो घर बनाया है ना, वही भूमि आप उसका उपयोग कर रहे हो, वही भू उपयोग कहलाता है ना। उसका कैसे उपयोग कर रहे हो? आप खेती कर रहे हो, मकान बना रहे हो। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। वनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब वन जो धरती पे हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में। अतः प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाने चाहिए, है ना। लोग वृक्ष लगाते कहाँ हैं? वैसे लगाएंगे स्टेटस पे, ठीक है, डिजिटल तौर पर लगाएंगे, लेकिन हकीकत में कोई पेड़ लगाना नहीं चाहता, कोई हाथ गंदे करना नहीं चाहता, लेकिन सबको ऑक्सीजन प्योर चाहिए। इसके अनेक लाभ हैं, जैसे अत्यधिक मात्रा बाढ़ से पानी को सोखकर जल निकासी करके घाटियों की ओर उसका मार्ग बदलकर बाढ़ को कम कर देते हैं। उत्सर्जन को सोखकर वायु के शुद्धिकरण में मदद करते हैं तथा वन प्रकृति की सुंदरता में भी योगदान देते हैं ना। वन क्या करते हैं? बाढ़ को रोकते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और जंगल को सुंदर बनाते हैं, पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं। तभी तो गार्डन बनाते हैं, तभी तो बगीचे बनाते हैं। समझ रहे हैं? आगे देखें आप। भू उपयोग हो गया ना, ठीक है, मनुष्य द्वारा ये वही हो गया भू उपयोग। भू उपयोग हो गया। भू उपयोग के बाद आप देखेंगे कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अब देखिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि को दो भागों में बांटा जाता है। मतलब कृषि के लिए नहीं है, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई जाने वाली भूमि, जिसमें भूमि का वह भाग आता है जिसका प्रयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। कृषि के लिए अन्य कार्यों में किया जाता है। देखें आप, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ठीक है, अनुपलब्ध भूमि देखेंगे तो भूमि का वह भाग आता है जिसका प्रयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कारखानों, सड़कों, नगरों, रेल मार्गों आदि के लिए जो भूमि उपयोग की जाती है वो गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई जाने वाली भूमि होती है।
अब देखेंगे बंजर भूमि। बंजर भूमि देखें, यह भूमि का वह भाग है जो कृषि के अयोग्य है ना, इसमें कृषि हो ही नहीं सकती बंजर भूमि में। परती भूमि, यह भूमि का वह भाग है जिस पर पहले से खेती की जाती थी परंतु अब इस भूमि पर खेती नहीं की जा सकती। ऐसी भूमि पर लगातार खेती करने से ठीक है, भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है और यह भूमि आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहती। इसलिए भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देने चाहिए। ऐसी भूमि को खाली छोड़ देना चाहिए जिससे भूमि में फिर से उर्वरा शक्ति का विकास हो सके तथा यह खेती दोबारा से कृषि के लायक हो सके। ठीक है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कौन सी होती है? गैर कृषि प्रयोजन, मतलब जो आपकी रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है, कारखाने बनाए जा रहे हैं, ये वाले। बंजर भूमि देखेंगे तो वो बंजर ही हो जाती है, उपजाऊ नहीं होती है। दूसरा परती भूमि, बार बार खेती करने से उसकी पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है खराब हो जाती है, उपजाऊ नहीं होती, अनुपजाऊ रह जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखें तो आप पाएंगे परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। ठीक है, अन्य कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसलों के उत्पादन में किया जाता है। इसके अंतर्गत वह सब भूमि आती है जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। उदाहरण नदियों और समुद्र द्वारा जमा की गई मृदा सर्वाधिक उर्वरक कृषि योग्य भूमि होती है। ठीक है, नदी और समुद्र द्वारा लाई गई जो पास की मृदा होती है वो हमेशा उर्वरक भूमि रहती है, मतलब ज़्यादा फसलें अच्छी होती हैं उसमें। दूसरा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया क्षेत्र क्या होता है? भूमि का वह हिस्सा जिस पर फसलें उगाई या काटी जाती हैं, काटी जाती हैं उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र अथवा निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिए, भू निम्नीकरण के कारक। भू निम्नीकरण के कारक देखेंगे। पेड़, मतलब पृथ्वी का निम्नीकरण कैसे हो रहा है ना। पेड़ पौधे और फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्वों की कमी होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। भू निम्नीकरण मतलब पृथ्वी का ऐसा निम्नीकरण होना कि अब अच्छी फसल नहीं हो रही है, अच्छे पेड़ नहीं उग रहे हैं ना, तो भू निम्नीकरण कहलाता है। खनन देखेंगे। खनन के पश्चात खादानों के कचरों के साथ छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कोयला खोद लिया, गड्ढा छोड़ दिया, अब ऐसे ही कचरा वचड़ा छोड़ दिया उसमें ना, जिससे जब वर्षा होती है या तेज हवा चलती है तो यह कचरा बहकर भूमि में फैल जाता है और भूमि को प्रदूषित कर देता है, जिस कारण भूमि निम्नीकृत हो जाती है ना, निम्नीकृत हो जाती है। अतिचारण देखें। पशुओं द्वारा एक ही स्थान पर चरने से घास की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिससे भारी वर्षा तेज हवा आने से मृदा अपरदित हो जाती है। मृदा अपरदित हो जाती है। अत्यधिक पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और देखें, आप पाएंगे और देखें खनन के द्वारा आपकी जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अतिचारण द्वारा पशुओं द्वारा एक ही स्थान पर चरने से घास की जो जड़ें कमजोर हो जाती है, जिससे भारी वर्षा या तेज हवा आने से मृदा की जो अपरदित हो जाती है, मतलब पर जो पशु होते हैं उनके खुरों के द्वारा क्या है, परत ढीली हो जाती है, घास की जड़ें ढीली हो जाती हैं, तो पानी अच्छी भूमि को बाहर ले जाता है। अति सिंचाई, अधिक सिंचाई करने से भूमि सूखती नहीं है। ठीक है, अति सिंचाई मतलब अधिक सिंचाई करने से भूमि सूखती नहीं है और ना ही उस पर ठीक से जुताई हो पाती है, जिससे मृदा निम्नीकृत हो जाती है, जिससे जलाक्रांता भी कहा जाता है, मतलब जल का आक्रमण, जल के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है ना, ऐसे। औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण उद्योगों से निकलने वाला कचरा नालियों के द्वारा नदी और भूमि में फैलता है या फैल जाता है। भूमि प्रदूषित हो जाती है। भूमि प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, प्रदूषित हो जाती है, जो भूमि को निम्नीकरण का कारण बनता है। ठीक है, कानपुर जैसे शहरों में चले जाइए आप, चमड़े का बहुत बड़ा व्यापार होता है, बहुत सारा पानी छोड़ा जाता है, जूते चप्पल के काम किए जाते हैं वहाँ पे, तो वो बेटा प्रदूषित करता है जल को। और जल जब बहता है नदियों में, हम नदियों के द्वारा ही तो बम्बे नाले नहर निकलते हैं, उनसे ही तो बेटा सिंचाई होती है।
तो वहाँ समस्या होती है। आगे देखो वनोन्मूलन, ठीक है, शहरीकरण औद्योगिकरण के कारण वृक्षों का कटाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिस कारण मृदा अपरदन की समस्या सामने आई है, क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से भूमि को पकड़कर रखते हैं, साथ ही इनकी पत्तियां भूमि में मिलकर भूमि की उर्वरता बना देती है, परंतु वृक्षों को काटने से भू निम्नीकरण होता है। समझ लीजिए, वन उन्मूलन मतलब पेड़ ज़्यादा काट दिए जाएंगे तो क्या होगा, पेड़ ही वर्षा कराने में सहायक होते हैं, ऑक्सीजन देने में सहायक होते हैं, और आप इनको निम्नीकरण कर देंगे। दूसरा, पेड़ की जो पत्ती गिरती हैं तो वो क्या है, एक खाद का काम करती हैं, उर्वरक का काम करती है ना, तो वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो आप समझ रहे हो भू निम्नीकरण किन किन कारणों से होता है। कौन कौन से कारण है, खनन द्वारा, अतिचारण द्वारा, अति सिंचाई द्वारा, औद्योगिक प्रदूषण द्वारा, और वनोन्मूलन मतलब वनों का कटाव कर देना ना। आगे देखें, भूमि संरक्षण के उपाय। उन सभी उपायों तकनीकों को अपनाना जो भूमि की उपयोगिता को बढ़ाए रखते हैं, भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं या भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, उनको भूमि संरक्षण के उपाय कहा जाता है। वनारोपण मतलब वनों का रोपण करना, वन लगाना। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और इस महत्व को समझना ही हमारे लिए क्या है, ऊर्जावान है, ठीक है, सकारात्मक है। हम सभी को वृक्ष लगाने चाहिए तथा शहरीकरण के कारण निरंतर बढ़ रहे वृक्षों के कटाव को रोकना चाहिए, क्योंकि वृक्ष अपनी जड़ों से मृदा को पकड़कर रखते हैं, जिसके कारण भूमि की प्रचुरता बनी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाइए, उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, बारिश आती है तो मिट्टी की ऊपरी परत नहीं बहती है, ना मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है, तो ना ही बहुत ऊंचे ऊंचे जो ढाल एकदम ढह जाते हैं और लोग फंस जाते हैं, मर जाते हैं। अगर पेड़ अच्छे लगाएंगे तो वो सारी समस्या नहीं रहती हैं। पशु चारण नियंत्रण, पशुओं के निरंतर एक ही स्थान पर चरने से घास की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिससे मृदा अपरदन की संभावना वृद्धि होती है। इसीलिए हमें पशु चारण पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है। एक जगह पर बार बार पशु चराते रहोगे तो उनके खुरों से, उनके पंजों से, उनके पैरों से मिट्टी ढीली हो जाती है, समझ रहे हैं ना। दूसरा, ऊपरी जो हरी परत होती है पैदा होने वाले, जिसमें क्लोरोफिल द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो वो हरी पत्ती खा जाते हैं, ऊपरली हरी हरी घास को जड़े रह जाती हैं, तो वहाँ भी समस्या रहती है ना। रक्षक मेखला, वृक्षों को एक कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाई जाती हैं, जिसके कारण हवा की तीव्रता को कम किया जा सकता है, जिससे मिट्टी की ऊपरी सतह हवा में उड़ती है तथा मृदा अपरदन की संभावना कम हो जाती है। पहले आपने देखा खेत के चारों ओर ऐसे कांटे वाली जो कैक्टस हो वो लगाते थे, ताकि हवा का भाव कम आए खेत में और मिट्टी बहे नहीं। आगे देखिए, खनन पर नियंत्रण। जमीन के नीचे से धातुएं, अयस्कों तथा अन्य खनिजों को खुदाई करके बाहर निकालना खनन कहलाता है। जमीन के नीचे से, ठीक है, धातुओं, अयस्कों तथा अन्य खनिजों को खुदाई करके निकालना खनन कहलाता है। इससे मृदा अपरदित हो जाती है, इससे मृदा अपरदित हो जाती है। खनन को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तेलीय खनन, ठीक है, दूसरा जलोढ़ खनन, तीसरा भूमिगत खनन। खनन कितने होते हैं, तेलीय खनन, जलोढ़ खनन और भूमिगत खनन, मतलब खोद कर निकालना ही खनन कहलाता है। आगे देखें तो आप पाएंगे औद्योगिक जल का परिष्कीकरण, ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जल नदी और भूमि को प्रदूषित कर देता है, अतः इसको रोकने के लिए प्रभावी कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए ना। नदी में जाने से पहले उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, रोकना चाहिए उनको, समझ रहे हैं। तो भू संरक्षण के उपाय आपने देखे, वन को लगाकर, वृक्षों को लगाकर, पशु चारण पर नियंत्रण कर कर, दूसरा रक्षक मेखला बनाकर, खेतों के चारों तरफ एक बाउंड्री लगाना, पेड़ों की छोट छोट होगी, है ना। खनन नियंत्रण होता है, खनन पर नियंत्रण कीजिए, और औद्योगिक जो जल निकलता है, गंदा जल पानी निकलता है, उस पर रोकथाम करनी अति आवश्यक है, ठीक है जी, अति आवश्यक हो जाता है। यहाँ देखें, आप पाएंगे मृदा के प्रकार। जमीन की ऊपरी परत को मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक, अकार्बनिक कणों को मृदा कहा जाता है। मृदा को अनेक प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है। जमीन की ऊपरी परत पर मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक व अकार्बनिक कणों को मृदा कहा जाता है। पूछ लेगा पेपर में, ध्यान रखिएगा। देखिए, अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला वन मृदा, ठीक है,
वन मृदा। ये मृदाएं मतलब मृदा मीन्स मिट्टी, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों से ये मृदाएं दोमट सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। ऊपरी ढालों पर मोटे कणों द्वारा होता है। हिमालय के हिमाच्छिद क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अतिशिल्क मतलब एसिडिक हो जाती है ना, अधि अम्लिक हो जाती है, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है। इसमें ह्यूमरस नहीं पाया जाता है। पेड़ों के ढालों मतलब पहाड़ों के ढालों पे आप जो पेड़ पाएंगे तो कैसे पेड़ पाएंगे, ऐसे पाएंगे है ना, ढाल वाले, ठीक है, जैसे ढाल वाले पेड़ होते हैं, ये ढाल वाले पेड़ हैं ये वाले, तो ऐसे पेड़ों में क्या ह्यूमरस की मात्रा कम पाई जाएगी, ठीक है। यह मृदा प्राकृतिक परिस्थितियों में विकसित होती है, अन्य मृदाओं के मुकाबले ये अधिक उपजाऊ होती है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है ना अन्य मृदाओं से ज़्यादा, ऐसे बता रहे हैं। ये अलग ही इसकी पहचान है भाई। दूसरा देखें लाल मृदा, लाल एवं पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन के पठार। अब दक्कन का पठार कहाँ पर है ये देखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम भारत का एक मैप बनाएं ऐसे करके, है ना, ये मान लीजिए, तो ये वाला जो क्षेत्र रहेगा बेटा, ये वाला क्षेत्र ये दक्कन का पठार रहेगा, ठीक है, ये दक्कन का पठार रहेगा। तो यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है, ये लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है, ठीक है। अब मोटे तौर पे आप देखें, ये मान लो हमारा भारत है ना, ये भारत है, तो इस वाले जो भाग है, एक तो यहाँ मृदा पाई जा रही है वाली और यहाँ पाई जा रही है ना, तो बता रहे हैं कि उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ आग्नेय चट्टानों द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं, ठीक है। आगे देखें गंगा मैदान, ये गंगा का मैदान रहेगा, यहाँ गंगा बह रही है यूपी के दक्षिण में, इलाहाबाद वगैरह जो है ये आप देखते हैं, चित्रकूट वगैरह, बांदा, ललितपुर, यहाँ पर दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में। अब पश्चिमी घाट कौन सा होता है, ये पश्चिमी घाट है जी, और इसके किनारे किनारे ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ये वाला ये पर्वत है। पश्चिमी घाट पहाड़ी पदों पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवे, आग्नेय और रूपांतर चट्टानों की लौह धातु के प्रसार के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? आग्नेय और रूपांतर चट्टानों के लौह धातु के प्रसार के कारण हुआ है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। जल योजन मतलब जलों के कारण होता है। ये मृदाएं कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू, मूंगफली की फसल के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। कौन सी? लाल मृदा। किसके लिए उपयोगी है? ठीक है, कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू, मूंगफली। ठीक है, हालांकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, लेकिन यहाँ ये पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखें जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देखें, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है, इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण बलुई और चिकनी मिट्टी के मिलने से हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ है? बलुई और चिकनी मिट्टी के मिलने से हुआ है इसका निर्माण। समझ रहे हैं बात को आप? ऐसा तो नहीं कुछ आपको दिख नहीं रहा हो। ठीक है, दिख रहा हो आई थिंक, मेरे हिसाब से पूरी चीज़ आपको दिखनी चाहिए। वैसे ये देखिए जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा में देखें आप, जलोढ़ मृदा में देखें भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा है। इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण बलुई और चिकनी मिट्टी से ना, बलुई चिकनी मिट्टी से मिलने से हुआ है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान मतलब आप देखें, ये हमारा वैसे भारत का मैप बनाए, छोटा सा ही बनाते हैं, ये है मान लो, है ना, ये वाला पूरा क्षेत्र है ना, तो ये वाला जो भाग है अपना, ये उत्तरी मैदान, ये सब जलोढ़ मृदा से बना हुआ है।
ठीक है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदा राजस्थान गुजरात तक फैली है। कहाँ तक फैली है? राजस्थान गुजरात तक फैली है। यह गेहूँ, धान, आलू की फसल के लिए सबसे उपयोगी मृदा मानी जाती है। गेहूँ, धान, आलू की फसल के लिए सबसे उपयोगी मृदा मानी जाती है। तो गेहूँ उत्तर भारत में तो यूपी में होता है। धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो पहले तो धान का सबसे बड़ा उत्पादक वेस्ट बंगाल था, अभी तेलंगाना का डाटा आया है ना। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। ये सभी से मानी जाती उपयोगी। आगे देखें, काली मृदा। काली, भारत में जलोढ़ मृदा के बाद सबसे अधिक उपयोगी काली मृदा का किया जाता है ना, उपयोग काली मृदा का किया जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार, बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण से हुआ है। इन मृदाओं का रंग काला और इन्हें रेंगन मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को क्या कहते हैं? रेंगन मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। उचित समझी जाती है, ठीक है, उचित समझी जाती है। कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा को कपास मृदा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस मृदा में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा जो वन मृदा थी आपकी, है ना, पहाड़ों पाई जाती है। उसके बाद उपयोग में लाई जाने वाली सबसे बड़ी मृदा वो है जलोढ़ मृदा। उसके बाद काली मृदा आती है, ये ध्यान रखना आपको। देखें, लेटेराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, लिया गया है, जिसका अर्थ है ईट। इसका अर्थ है ईट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ देखें, ये आपकी पृथ्वी है, मान लो ऐसे, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है देखने में, सही सा बनाएं। मान लो ये आपकी पृथ्वी है और इसके बीचों बीच होके, सबसे बीच होके एक रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर से एक रेखा जाती है 23.5 डिग्री पर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। इसके ठीक नीचे से एक रेखा जाती है 23.5 डिग्री है वो भी, ठीक है। तो वो कौन सी है? मकर रेखा। वो कौन सी है? मकर रेखा। उसे मकर रेखा बोलते, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो उष्ण क्षेत्र है। कैसा है? उष्ण क्षेत्र। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। तो बोल रहे हैं उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये वाला उपोष्ण हो जाएगा ना, यहाँ थोड़े से अच्छा से होगा तो ये उपोष्ण होगा। जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होता है। मतलब कभी ये ऋतु आई, कभी वो ऋतु आई, ऋतु आती जाती रहती हैं। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन लीचिंग का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। पीएच मान इसका कितना होता है? 6 के लगभग होता है ना, और ज़्यादा ही बैठेगा होता है। यह चाय, कॉफ़ी और काजू की फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो चाय, कॉफ़ी बेंगलोर, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल यहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा वहीं पाई जाएगी ज़्यादातर। आगे देखें, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मतलब जो मरी हुई स्थल है ना, जिसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं है। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली, लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल बाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है ना। ज्वार, तिलहन, बाजरा, रागी की फसलों के लिए ये उपयोगी होती है ना। तो राजस्थान जैसे राज्य में ज्वार, बाजरा, तिलहन की खेती उच्च स्तर पर की जाती है। आगे देखें, मृदा का वर्गीकरण। मृदा व मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? नवीकरणीय मतलब बनने जाएगी, दोबारा खत्म होगी, दोबारा बन जाएगी, है ना। तो यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मान लो अभी हम हैं, ठीक है, हम हैं और यहाँ इस मैदान पर घास उग रही है ना, घास उग रही है, घास है।
तो घास को खाने कौन आ रहा है? घास को खाने कौन आ रहा है? मान लो भैंस आ रही है, ऐसे मान लो भैंस आ रही है, और भैंस से हमें क्या मिल रहा है? दूध मिल रहा है। तो हमारे लिए भोजन का काम हो रहा नहीं हो रहा है? कौन? मृदा। ठीक है। अभी देखें कि इसको खाने बकरी आ रही है, घास को बकरी आ रही है, और बकरी को खाने मान लो शेर आ रहा है, शेर आ रहा है ना, तो उसके लिए भोजन का काम कर रही है पृथ्वी, मिट्टी, है ना, यही चीज़ें इसे खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। हालांकि पहले बताने को तो ये है कि घास को पहले टिड्डा खाएगा, टिड्डा के बाद मेढक खाएगा, मेढक के बाद मेढक को कौन खाएगा? मेढक को सांप खाएगा, सांप को चील खा जाएगी, बाज खा जाएगा ना, पक्षी खा जाएंगे। तो ये श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला जाल भी होता है, पढ़ाएंगे। मृदा और मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, हमने पढ़ाया था। ठीक है। यह पौधों के विकास एवं माध्यम है, पौधों में विकास का माध्यम है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा का वर्गीकरण, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। देखो, जलोढ़ मृदा अभी पढ़े थे, जलोढ़ मृदा होती है तो संपूर्ण उत्तरी मैदान पर जलोढ़ मृदा से बना है। जो उत्तरी मैदान है वो किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। क्यों? नदियों के किनारे पाई जाती है और सबसे ज़्यादा नदियाँ मैदानों में बहती हैं। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने होते हैं, जलोढ़ मृदा से बने होते हैं। डेल्टा क्या होता है? मान लो ये हमारा भारत है और ये ऐसे करके, तो यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, नदियाँ बह के आ रही हैं। हालांकि नदी की चाल दुल्हन की तरह होती है ना, तो देखें उससे बनाएं। चलो दोबारा से बनाते हैं। नदी, ये देखो नदी का सिंबल वैसे ये होता है ना, उससे होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ से मालूम नदी निकल रही है ऐसे, ये डेल्टा हो जाए बेटा, है ना, ये डेल्टा हो जाएगा। मान लो नदी बहते बहते, मान लो ऐसे ऊंचाई से नदी गई, ऐसे ऊंचाई से नदी बही और नीचे जाके क्या है, उसमें दम नहीं बचता, फिर अपने पानी को इधर उधर फैलाने लग जाती है। तो जहाँ पर ये अपना पूरे दम निकल जाता है, इसका बिल्कुल ताकत नहीं रहती, वहाँ बिल्कुल जल बिल्कुल ज़मीन से, मतलब समुद्र से लग जाता है, उसी पे बोलते हैं डेल्टा। और इस डेल्टा में ऊपर से मिट्टी लाती है बहकर, ये पहाड़ों से, चट्टानों से, मैदानों से, और यहाँ पर उस मिट्टी का क्या है, उनको लाके उड़ेल देती है और यहाँ पर एक अच्छा मैदान बन जाता है। तो इसलिए पश्चिमी घाट का मैदान और पूर्वी घाट का मैदान। दूसरा, जहाँ से नदी निकलती है, मान लो नदी गंगा जी यहाँ से निकल रही हैं ऐसे करके और ऐसे समुद्र में जा रही हैं, तो अपने आसपास ये मैदान का निर्माण करेंगे, है ना, जिसको बोलेंगे खादर और बांगर, खादर और बांगर। तो ये मैदान बनेंगे इनके आसपास, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा अधिक पाई जाएगी। तो उत्तरी मैदान में बहुत सारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कहने का तात्पर्य ये है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी शुरुआत है, देखो आगे बढ़िया बढ़िया आपको मैप के द्वारा सारी चीज़ें समझाएंगे। ठीक है जी। अधिकतम पूर्वी मैदान और महानदीय बता दिया आपने। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, मतलब बहुत सारी कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अब बताओ, यूपी और बिहार, ठीक है, यूपी बिहार जैसे राज्यों में जनघनत्व ज़्यादा क्यों है? क्योंकि खाने को भरपूर मिल रहा है, आराम से चक के बैठो। ठीक है। एक लोग भी कमाएगा 5 लोगों के बीच में, तब भी वो शाम को नमक तेल लकड़ी का जुगाड़ कर लेगा और खाना भरपूर खेतों में हो ही रहा है, आराम से मजे लो। और घर पड़े पड़े क्या है, तो कोई बच्चे ही पैदा कर लो। जनसंख्या बढ़ने का ये भी कारण है। ठीक है। सब सारी सुख सुविधा मिलती है तो व्यक्ति का मन काम की तरफ मुड़ जाता है ना। और जो पुरुष या जो महिला सोचते हैं कि हमें अपनी पत्नी या दोस्त से ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, तो समझ लियो वो नाकारा निकम्मे ही होंगे, तभी ऐसी आशा रखते हैं। काम वाला बच्चा, मेहनत वाला बच्चा इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता, ना जाता है। पढ़ने वाले बच्चे का ध्यान इन तरफ नहीं जाता है। जो फालतू में माँ बाप के चक पैसे का मजा ले रहे हैं, वही ऐसी हरकतों करते हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। कौन कौन चीज़ पाई जाती है? पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, जो इससे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य
अनाज और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। जैसे गन्ना यूपी में होता है बहुत ज़्यादा, चावल वेस्ट बंगाल में होता है, पंजाब में भी होता है, लेकिन अभी तेलंगाना, गेहूँ भी अपने यूपी में बहुत होता है। ठीक है, दलहन के लिए भी देखो एमपी है अपना। आगे देखो काली मृदा, आगे देखो काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसे काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है, मतलब पत्थरों पर पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी दिशाओं में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियाँ तक फैली हुई है ना, फैली हुई है। आगे देखें, कभी नदियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन के पठार पर पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट क्षेत्रों पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और उपांत चट्टानों के लौह धातु के प्रसार के कारण हुआ है। ठीक है जी, कारण हुआ है। आगे देखो लैटेराइट मृदा। ठीक है, लैटेराइट मृदा उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में पाई जाती हैं। असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद, रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। ठीक है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अवरोधित करने वाले बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं इसलिए लैटेराइट मृदा में ही होती है आपकी चाय, कॉफ़ी। मरुस्थलीय मृदा देखें, यह मृदा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्प की दर अधिक होती है, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, तापमान अधिक होता है। और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, ह्यूमस नहीं होता है और नमी भी नहीं होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों को जल वाष्पित करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। आगे देखें वन मृदा, ये कराई दी हमने आपको। ठीक है, ये सारी करा दी। मृदा अपर्दन, इसके कारण, मृदा अपर्दन और इसके कारण देखते हैं। ठीक है, मृदा अपर्दन और इसके कारण, मृदा अपर्दन। ठीक है, मृदा अपर्दन इसके कारण भूमि की ऊपरी परत को जल या वायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, उसे मृदा अपर्दन कहते हैं। मिट्टी का कटाव कहते हैं। ऐसा रेगिस्तान में बहुत अधिक होता है, जहाँ पर मिट्टी और वायु के साथ साथ अधिक मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। मान लो ये खेती की है, हमने खेती की है, हवा आई, इसकी ऊपरी परत को भाग के ले गई, दूसरे खेत में चली गई या अंत चली गई, कहीं अलग चली गई, तो बेटा ये क्या है, मृदा अपर्दन है। मृदा अपर्दन कितने प्रकार से होता है देखो बताते हैं। हवा द्वारा, पानी द्वारा, पौधों द्वारा, पेड़ों के द्वारा। ये देखें समाधान, देखो समाधान। मृदा अपर्दन को रोकना बहुत आवश्यक है। अनेक तरीकों को अपनाकर मृदा अपर्दन, मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, ताकि मिट्टी की प्रचुरता बनी रहे, है ना। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं समांतर ढाल चलाने से, है ना, हल चलाने से। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा के समांतर ढाल चलाने से। मान लो ये रेखा है आपका, ये पहाड़ है ये वाला ना, सही से नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, दोबारा से बनाते हैं। मान लो ये पहाड़ है, अब आप इस पे ऐसे हल चलाएंगे तो गलत है, आप इसको ऐसे चलाएं आड़ा आड़ा, ठीक है, तो एक सीढ़ीदार सीढ़ी नुमा द्वारा आपको क्या बन जाएगी, एक आपको क्या खेती करने को प्राप्त हो जाएगी। आगे देखें, ढाल वाली जमीन पर समोच्च रेखा के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ पानी के बहाव की तीव्रता कम हो जाती है। इससे मृदा अपरदित या मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। ऐसी जुताई को समोच्च रेखी जुताई कहा जाता है। यह जुताई मुख्यतः हिमालय के क्षेत्रों या आंतरिक पहाड़ी भागों में पाई जाती है, आंतरिक भागों में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे मानो पहाड़ है तो ऐसे ऐसे जुताई करनी है, ऐसे नहीं करनी, ऐसे करेंगे फिर इसके नीचे को सीढ़ी लगा दे, पानी पहले यहाँ आएगा, तेज भाव से आएगा तो यहाँ थोड़ा भाव कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होता जाएगा। इस तरीके से इसे सीढ़ीदार नुमा, है ना। आगे देखें, ढाल वाली
भूमि पर सीढ़ी बनाकर कृषि करने से भी होता है। ढाल वाली जमीन पर सीढ़ी बनाकर कृषि करने से जल के बहाव की तीव्रता कम हो जाती है या कम किया जा सकता है, जिससे मृदा का अपरदन या मिट्टी का कटाव कम होता है। यह कृषि मुख्यतः हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे लद्दाख जैसे राज्यों में देखोगे तो आपको इस तरीके की कृषि, या पूर्वोत्तर राज्यों में देखोगे ना तो वहाँ भी आपको दिखाई पड़ जाएगी। आगे देखें, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी लगाकर, जैसे निचले इलाकों में जहाँ पर तेज पानी के बहाव की संभावना होती है वहाँ पर फसलों के बीच में घास लगाई जाती है। इसी घास की मिट्टी से तेज पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। इस कारण मृदा का अपरदन या मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। युक्ति पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानी इलाकों में अधिक लाभकारी होती है। ये वाली विधि है ना, पट्टी बांट कर। आपको जब पेपर आएगा 10th का तो ये हेडिंग लिख दोगे तब भी आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इसके बारे में लिख देना बस आप, है ना। खेत के चारों तरफ वृक्षों को कतार में लगाकर, एक मेखला बनाना। ये खेत है, यहाँ पे छोटे छोटे कैक्टस वाले, कांटे वाले पौधे या छोटे छोटे पौधे लगा सकते हो आप, या फुलवारी वगैरह लगा सकते हो। उससे क्या है, कटाव रुक जाता है। वृक्षों को एक कतार में लगाकर मेखला बनाई जाती है। इस मेखला से हवा की तीव्रता कम किया जा सकता है, जिससे मिट्टी की ऊपरी सतह हवा से कम उड़ती है, अर्थात मृदा अपरदन कम होता है। वृक्षों द्वारा बनाई ये मेखला क्या है, एक शुष्क मरुस्थलीय इलाके में बहुत ही कारगर होती है। ऐसी मेखला बेटा आपको राजस्थान में मिल जाएंगी। आगे देखो, आगे है वृक्षारोपण। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों का रोपण कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, वनों के कटाव के कारण मृदा अपरदन बहुत तेजी से होती है। इसे रोकने के लिए सरकार को अनेक कानून बनाने चाहिए, वनों के कटाव पर रोक लगानी चाहिए ताकि मृदा का अपरदन रोका जा सके, है ना। अति पशुचारण नियंत्रण करना, ये पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। ये कारण मृदा अपरदन के लिए अनेक उपकरण उत्तरदायी है ना, ये पढ़ा चुके हैं। मृदा का अपरदन के लिए क्या क्या, मृदा का कटाव किस किस से होता है, अति पशुचारण, पशु अधिक चराओगे तो कटाव होगा। निर्माणीय खनन प्रक्रिया, यही बता चुके हैं आपको, थोड़ा लिख लेना आप, है ना। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद, जल, कृषि के गलत तरीके, जुताई के तरीके से क्या है, आपकी मिट्टी खराब होती है, वहाँ भी अपरदन होता है। पवन, बंजर या वनस्पति विहीन इलाकों में पवन गति तीव्र गति से चलती है, जिसके कारण मृदा का अपरदन क्या है, बहुत तेज होता है। इस प्रकार अपरदन देखने को मिलता है। हिमनद मतलब हिम की नदियाँ, बर्फीली नदियाँ अपने मार्ग में या आसपास के इलाकों में मिट्टी का कटाव करती हैं। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में इस प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है। ऐसी नदियाँ आती हैं ऊपर से बह के, इतने मोटे मोटे पत्थरों को लेकर आती हैं ना, अगर उसमें दब गए तो मौत निश्चित है ना। जल मृदा अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है। पानी भी सबसे ज़्यादा कारक है मृदा को अपरदित करने के लिए। भारी मात्रा वर्षा जब होती है, मिट्टी के द्वारा नदियों का जो कटाव होता है, जिससे भूमि अपरदित हो जाती है। कृषि, गलत तरीके से जुताई, कृषि के वैज्ञानिक तरीकों के कारण भी मृदा का अपरदन होता है, ठीक है जी। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाती है। पवन जो ढाल पे बने होते हैं, हवा आती तेजी से और मृदा को उड़ा ले जाती है, नीचे बचते हैं कंकड़, या वो उपजाऊ वाली भूमि नहीं होती है। तो ये इसके लिए कारण है। आगे देखें, आगे आप पाएंगे भू उपयोग पढ़ा दिए, शुद्ध बोया क्षेत्र, प्रति भूमि, ये सब करा दिए हमने। तो इसका कोई यार ये दोबारा से आ गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में हमने जल्दी कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और यकीन मानिए आप इस चैप्टर को 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, 10th में आपके नंबर पूरे के पूरे आएंगे। इस चैप्टर से पूरा लिख देना, जैसे हमने पढ़ा है, हेडिंग बनाकर आप लिख देंगे तो पूरे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।